जैसा कि हम लोग का टॉपिक चल रहा था स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, तो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में जितना काम का टॉपिक था मैंने आपको बता दिया, समझ रहे? आज हम लोग शुरू करेंगे जिला प्रशासन, लेकिन ज़रा स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में थोड़ा और आपको बतला दें, समझ रहे? जैसा कि आपको मैंने बतलाया था, याद होगा आपको कि जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन होता है, उसके शीर्ष पर कौन होता है? सबसे ऊपर में होता है गवर्नर, ये तो पता है आपको? स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का हेड कौन होता है? गवर्नर होता है कि नहीं होता है? संवैधानिक प्रधान, ठीक है? गवर्नर के नीचे कौन होगा? गवर्नर के नीचे होगा सीएम। सीएम के नीचे कौन होगा? कैबिनेट। बिहार में भी कैबिनेट होगा, ऐसे केंद्र में कैबिनेट होता है, उसी प्रकार बिहार में भी कैबिनेट है और हर राज्य में भी होता है, समझ रहे? पता है ना कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में क्या डिफरेंस है? मतलब कैबिनेट में केवल सीनियर मिनिस्टर सम्मिलित होते हैं, जिसका नियमित बैठक होता है और वो जो होता है आपका मेजर डिसीजंस वही लेता है। लेकिन भारतीय संविधान में वर्चुअली किसका प्रावधान है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का है, समझ रहे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कैबिनेट मिनिस्टर भी सम्मिलित होते हैं, स्टेट मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी सम्मिलित होते हैं और डिप्टी मिनिस्टर भी सम्मिलित होते हैं, ठीक है? मिनिस्टर हो गया। फिर इसका मतलब हो गया मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में यहाँ बहुत सारे डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री हो गए। मैंने कल ही आपको बतलाया था कि बिहार में वर्चुअली जो था, मतलब पहले तो जिस समय PS दुबे के अध्यक्षता में बिहार प्रशासनिक सुधार आयोग बना था, तो उस समय करीब 47-48 विभाग था, लेकिन बाद में उन्होंने उसको रीऑर्गेनाइज किया और फिर उसको 23 मंत्रालय में बदल दिया था। आपको सजेस्ट करूंगा, क्योंकि आप लोग तैयारी कर रहे हो बिहार का, तो बिहार के बारे में, उसके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जनरल किताब में आपको जानकारी नहीं मिलेगी, समझ रहे? तो उसके लिए आपको सचिवालय के गेट पे किताब वगैरह मिलते रहता है, समझ रहे? बिहार सचिवालय के गेट पे वहाँ आपको मिल जाएगा बिहार कार्यकारी नियमावली, तो उसमें आपको डिटेल मिलेगा कितने बिहार में भी मंत्रालय है, विभाग है, वगैरह वगैरह। जनरल किताब पढ़िएगा तो उसमें आपको इसकी जानकारी नहीं मिलेगी, ठीक है? इंटरव्यू वगैरह में जनरली पूछ देता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना? ये डिपार्टमेंट हो गया, डिपार्टमेंट। अब डिपार्टमेंट के साथ होगा क्या? इसके साथ दो डेवलपमेंट्स होगा, एक को हम लोग सेक्रेटेरिएट डिपार्टमेंट कहते हैं और एक को क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट या फिर सेक्रेटेरिएट टेरिएट डिपार्टमेंट। और एक हो जाएगा इधर एग्जीक्यूटिव ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लोग कहते हैं डायरेक्टरेट। डायरेक्टरेट जैसे पुलिस का डायरेक्टरेट अलग है, एजुकेशन का डायरेक्टरेट अलग है, एनिमल हस्बेंड्री का डायरेक्टरेट अलग होगा, स्वास्थ्य का अलग होगा, तो डायरेक्टरेट उसका मतलब होता है निदेशालय होता है। अब डायरेक्टरेट के साथ देखिएगा दो तरह का ऑफिस, दो कार्यालय जुड़ा होगा। एक को हम लोग कहते हैं जो खास काम के लिए बनाया गया है, जैसे BPSC हो गया, चाहे कर्मचारी चयन आयोग हो गया, चाहे बाल्मी में ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हो गया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अटैच्ड ऑफिस कहते हैं। किसी खास काम के लिए बना है और उसका काम ट्रेनिंग देना है, समझ रहे हैं? तो उसको हम लोग अटैच्ड ऑफिस कहते हैं। या कोई स्टेशनरी प्रिंट करना है, और जो नीचे वाला हो गया इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सबऑर्डिनेट ऑफिस कहते हैं, जिसके हिस्से क्या है? क्रियान्वयन का जिम्मेवारी है, जो फील्ड में बैठ जाए फैला हुआ है, जो जनता से जुड़ा है, सब ऑर्डिनेट ऑफिस, समझ रहे? ये तो आपको मैं पहले ही बतलाया था लगता है, जो केंद्र प्रशासन पढ़ा रहा था तो उसे भी बताया था, सब ऑर्डिनेट ऑफिस। इसका काम है क्रियान्वयन करना। वैसे डायरेक्टरेट का ही पूरा काम है क्रियान्वयन करना और सेक्रेटेरिएट का काम है निर्धारण करना, ठीक है ना? अब यहाँ पर आप जानते हो कि हर राज्य में राज्यपाल का भी अपना एक ऑफिस होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? राजभवन कहते हैं। हर जगह बिहार में भी राजभवन होगा, बहुत बड़ा कार्यालय होता है उसका भी राजभवन में, राजभवन में, समझ रहे हैं? उसका सेक्रेटरी वगैरह सब होता है, और उसका काम होता है खासतौर पर जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में रिप्रेजेंटेशन का काम करता है। अब CM का क्या है बताइए?
सीएम का हो गया, सीएम सेक्रेटेरिएट हो गया, आपने सुना होगा। बिहार में भी है, हर राज्य में भी होता है सीएम सेक्रेटेरिएट। एकदम ठीक उसी प्रकार जैसे पीएमओ है ना, उसी प्रकार सीएमओ हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है, अब मैंने बताया था कि बिहार में भी अब हर जगह ये चलन चल रहा है कि अब यहाँ पर कैबिनेट सेक्रेटरी पद इन लोग अपॉइंट करते हैं। कैबिनेट सेक्रेटरी करते हैं लोग, कैबिनेट सेक्रेटरी। ऐसे कैबिनेट सेक्रेटरी भी पहले राज्य में नहीं होता था, उसके बदले काम कौन देखता था? चीफ सेक्रेटरी देखता। लेकिन आज के तारीख में कैबिनेट सेक्रेटरी भी अपॉइंट होता है, लेकिन कैबिनेट सेक्रेटेरिएट टाइप का कुछ होता नहीं है। यहाँ पर कौन हो गया आपका? बिहार का जो गया है मतलब टोटल सेक्रेटेरिएट, मतलब स्टेट सेक्रेटेरिएट हो गया। राज्य का, झारखंड का अलग होगा, बिहार का अलग होगा। पूरा परिसर जो होगा ना, उसमें जितने भी डिपार्टमेंट है सबका हेड ऑफिस वही होगा, ठीक है ना। इसका स्टेट सेक्रेटेरिएट, बिहार सेक्रेटेरिएट जो वो ये हो गया। खबर है इन जनरल पहले क्या माना जाता था कि यहाँ पर जो होता था पहले, या भी माना जाता है, चीफ सेक्रेटरी होता है जो सबसे ऊपर माना जाता है प्रशासन में, चीफ सेक्रेटरी। तो कल आपको मैं बतला रहा था चीफ सेक्रेटरी के बारे में, और आपने देखा होगा कि राज्य में उससे ज्यादा पावरफुल कोई अधिकारी नहीं होता है। फिर आपने ये भी देखा होगा कि केंद्र में भी इसके समकक्ष कोई पद नहीं है। थोड़ा बहुत इसकी तुलना हम लोग कैबिनेट सेक्रेटरी से जरूर करते हैं, लेकिन केंद्र में भी इसके समकक्ष कोई पद नहीं है। और इसमें जनरली जो आप देखते हो, ये जो यहाँ से बना एक टॉपिक बना, एक बनता है सेक्रेटरी और एक बनता है डायरेक्टरेट। तो इससे क्वेश्चन अक्सर बीपीएससी वगैरह में आता है, जो यूपीएससी में भी आता है और बीपीएससी में भी आता है, सेक्रेटरी वर्सेस डायरेक्टर। समझ रहे? डायरेक्टर, इस पर क्वेश्चन इन दोनों के बीच में हमेशा लड़ाई चलते रहता है। एक है लाइन स्टाफ, एक लाइन है, एक स्टाफ है। एक के हिस्से होता है क्रियान्वयन की जिम्मेवारी, एक के हिस्से होता है निर्धारण की जिम्मेवारी। एक आईएएस होता है, एक टेक्नोक्रेट होता है, एक ब्यूरोक्रेट होता है, डायरेक्टर। तो इन दोनों के एक बनता है, दूसरा बनता है चीफ सेक्रेटरी। तो चीफ सेक्रेटरी वाला क्वेश्चन बनता है, और दूसरा एक ये। जब आप इंटरव्यू में जाइएगा ना, कभी कभी आपसे पूछेगा, जैसे आप इंटरव्यू में गए तो आपसे पूछेगा, जैसे आप बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए अप्लाई किए, है ना, कि आप बोल रहे कि हमको बीएएस चाहिए, तो बीएएस का हायरार्की पूछेगा कि इस डिपार्टमेंट में अगर आपका पोस्टिंग हो तो इसमें प्रमोशन, इसका आपके सीनियर कौन होगा, सबऑर्डिनेट कौन होगा, सो पूछेगा। या फिर अगर आपने बोल दिया बीपीएससी, हमको आईपीएस बनना है, डीएसपी बनना है, तो डीएसपी का हायरार्की पूछेगा कि ऊपर उसका आपके ऊपर कौन होगा, उसके ऊपर कौन होगा। तो ये सब जानना चाहिए, समझ रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर है? तो ये चीज राज्य के बारे में है। एकदम ठीक उसी प्रकार जैसे केंद्र में राष्ट्रपति भवन था, प्रधानमंत्री सचिवालय था, कैबिनेट सचिवालय था, फिर सेंट्रल सेक्रेटेरिएट था, एकदम ठीक उसी प्रकार है। केंद्र में भी डायरेक्टर है, डायरेक्टरेट है, केंद्र में भी अटैच्ड ऑफिस है, सबऑर्डिनेट ऑफिस है। तो अटैच्ड ऑफिस वाला समझे ना, एक ऐसा ऑफिस जिसके हिस्से क्रियान्वयन का काम है, लेकिन कोई खास काम के लिए बनाया गया, उसका फील्ड में ऑफिस ऑफिस नहीं होता है। जैसे जैसे बालवी में ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, राजगीर में ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोला गया है, बोध गया में ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोला गया, तो उसका फील्ड में ऑफिस नहीं होता, बस एक ही जगह है जहाँ बीएस के अधिकारी, बीपीएससी के अधिकारी जाते हैं, पुलिस वाले ट्रेनिंग करने के लिए, उसको अटैच्ड ऑफिस कहते हैं। और सबऑर्डिनेट ऑफिस हो गया, जैसे ब्लॉक हो गया, सर्किल हो गया, स्टेट जीएसटी का ऑफिस हो गया, ये सब सबऑर्डिनेट ऑफिस, इसके हिस्से क्या, क्रियान्वयन की जिम्मेवारी मिली हुई है, डायरेक्ट पब्लिक से जुड़े हुए और क्रियान्वयन कर रहे हैं। तो ये चीज आपको जानना चाहिए, ठीक है ना। तो ये सेलम केंद्र जैसा, अब राज्य का अलग अलग होगा, बिहार का अलग होगा, उत्तर प्रदेश का अलग होगा, झारखंड का अलग होगा। डिपार्टमेंट की संख्या, डायरेक्टरेट की संख्या वो फिक्स नहीं रहता, बदलते रहता है, ठीक है ना। और एक राज्य में भी बदलते रहे, जैसे आपको मैंने शुरू में बताया, जो बिहार में शुरू में 47 था, फिर उसको बदल के 35 कर दिया, फिर उसको मंत्रालय के अधीन कर दिया, तो थोड़ा बहुत टाइम टू टाइम चेंज होते रहता है, समझ रहे। तो इसलिए ज्यादा अच्छा है कि आप रखा हुआ है वहां पे, उसको काट देंगे। तो जैसा आपको मैंने बताया कि
समय के अनुसार सब जगह बदलते रहता है और आपको डायरेक्ट एग्ज़ैक्ट चाहिए तो आपको वहीं पर या नेट पर भी ढूँढिए, नेट पर भी मिल सकता है, नेट पर ढूँढिए, ठीक है ना? सो दिस इज़ द बेसिक पॉइंट। अभी हम लोग देखते हैं, जैसे आपको देखते हैं कि भारतीय प्रशासन में मैंने आपको बतलाया था कि 3 ही पद होता है बड़ा पावरफुल। एक पद कौन हो गया? एक पद हो गया आपका जो अभी आप पढ़ चुके हैं सी पीएम, उसके बाद कौन होगा? सीएम ये और फिर एम, पीएम, सीएम, डीएम बस इसके अलावा और कोई पद नहीं होता है भारत में, है कि नहीं? एक सीएम हो गया और फिर दूसरा डीएम हो गया। ये सब लोग जान देते रहता है इसी पर। जितना आईएएस होगा ना, सबका सबसे 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 पहले देखेगा कि उसको आई डीएम कब बनाया जा रहा है, क्योंकि इस लेवल पर उसको ना अपना पूरा प्रतिभा दिखलाने का मौका मिलता है कलेक्टर को। और जितने पॉलिटिशियन होते हैं, उनको पहले तो सीएम लेवल पर और फिर पीएम लेवल पर अपनी योग्यता, दक्षता दिखलाने का मौका मिलता है। तो भारत चूँकि भारतीय प्रशासन क्षेत्र आधारित है, तो क्षेत्र आधारित का में सबसे ऊपर क्या है, शीर्ष पर कौन हो गया? केंद्र प्रशासन, बीच में हो गया राज्य प्रशासन और सबसे नीचे स्तर पर कौन हो गया? जिला प्रशासन। समझ रहे हैं? तो इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्षेत्र आधारित होने के कारण एरिया बेस्ड है इसलिए। तो हम लोग अभी देखेंगे जिला प्रशासन के बारे में, कलेक्टर के बारे में, बड़ा इम्पोर्टेंट है और मैं समझता हूँ इससे आपको काफ़ी जानकारी मिलेगी, समझे ना? तो अभी इसी पर हम लोग का आज का क्लास रहेगा। बहुत सारे क्वेश्चन कलेक्टर पर आता है और मतलब समझ लीजिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन। मैंने बतलाया आपको कि भारत में मतलब जैसे बहुत लोगों की तो पहचान होती है जिला के नाम से। जिला पर कितना फिल्म बन चुका है, गाजियाबाद जिला, है कि नहीं? फिर जैसे देखते होंगे बहुत सारा गाना वाना में झूम है तो है, जिला का नाम आता है, लोग मजाक उड़ाते हैं कि अरे आप गया जिला के हो, आप पटना जिला के हो, बोलता है कि नहीं बोलते? इन जनरल लोग मजाक उड़ाता है। जैसे हम लोग गया जिला का आदमी को हमेशा मजाक उड़ाते हैं 3 बात बोल के कि गया जिला का आदमी के दिमाग में मतलब माथा में दिमाग नहीं होता है, नदी में पानी नहीं होता है और पेड़ पर पहाड़ पर पेड़ नहीं होता है। ये गया का खासियत है, देखा है आपने? गया जिला में लोगों के पास दिमाग नहीं होगा, माथा में दिमाग नहीं होता है लोगों का। नदी में जाइएगा तो पानी नहीं मिलेगा, जैसे फाल्गु नदी में चल जाइए पानी नहीं मिलेगा, फिर थोड़ा हाथ से हलाइएगा तो नजर आएगा। और पेड़ देखिएगा, वहां पहाड़ देखिएगा तो उसमें पेड़ नजर नहीं आएगा। झारखंड वगैरह में चले जाइए, देखिए पेड़ पहाड़ पर बहुत सारा पेड़ रहता है, लेकिन यहाँ नहीं नजर आएगा, है कि नहीं गया में? सो दिस इज द बेसिक पॉइंट। वही हम लोग देखते हैं कि जिला में वर्चुअली है क्या। जिला जो हम लोग देखते हैं ये अस्तित्व में तो बहुत पहले से है। अगर मुगल काल, मौर्य काल सब में देखेंगे तो ये रहा है हमेशा अस्तित्व में। जैसे आप देख सकते हो विषय, मौर्य काल में विषय को कहा जा सकता है कि वो जिला के समान है आज के जैसा, समझ रहे? मुगल उस काल में विषय को कह सकते हो, या फिर मुगल काल में आप कह सकते हो, किसको कह सकते हो? सरकार को, समझ रहे? मौर्य काल में आप कह सकते हो विषय को, समझ रहे? विषय काल में, मौर्य काल में विषय को जिला के समकक्ष कहा जा सकता है। जैसे अभी भी आप देखते होगे समाहर्ता शब्द जिला में इस्तेमाल होता है कि नहीं होता है? जी कलेक्टर देखिएगा, हर बहुत सारा पुराना जिला में अभी भी लिखा रहता है कलेक्टर का, समाहर्ता कार्यालय, समाहरणालय लिखा रहता है। और मुगल काल में क्या बोलते थे? सरकार कहते थे, मुगल काल में सरकार, समझ रहे हैं? तो बहुत इम्पोर्टेंट है। और जिला जो है केवल मतलब यहाँ भारत में इस्तेमाल होता है ऐसा नहीं है, दूसरे जगह भी इस्तेमाल होता है। जैसे कि आप देखोगे, जैसे वाशिंगटन डीसी नाम सुना होगा, तो वाशिंगटन डीसी का पूरा नाम क्या है? वाशिंगटन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, यानी डिस्ट्रिक्ट वहां भी शब्द इस्तेमाल होता है। डिस्ट्रिक्ट केवल भारत में इस्तेमाल होता है ऐसा नहीं है, अमेरिका और दूसरी जगह भी इस्तेमाल होता है। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ऐसा कहीं जाजाहन कहलाता है, कहीं फास कहलाता है, समझ रहे? तो अलग अलग नाम से यहाँ पर हम लोग सरकार कहते हैं। यानी जिला जो है शासन का आधारभूत इकाई है प्रशासन का, और आज से नहीं बल्कि
वर्षों से एक इम्पोर्टेंट इकाई है और मुगल काल में, मौर्य काल में भी किसी न किसी रूप में अस्तित्व में रहा है। जैसे उत्तर प्रदेश में अब जाइएगा तो अभी भी लोग जनपद बोलता है, जनपद, है कि नहीं? उत्तर प्रदेश में यस जाएगा तो सर, हाँ, यस सर, जनपद चंदौली दिखाता है गाजीपुर। हाँ, तो जनपद हो गया। तो जनपद कब देखते होगे? वैदिक काल में देखते होगे। वैदिक काल में जो होता था कि जो शासन का इकाई होता था जनपद कहलाता था। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो अभी उत्तर प्रदेश में कहलाता है। तो कहने का मतलब कि ये बड़ा पुराना है और बहुत जगह पाया जाता है, लेकिन जो रूप में हम लोग जिसको जानते हैं वह 1772 में अस्तित्व में आया है। जिला वल्ला का जो कंसेप्ट है ना, कि 1772 में आया, जब वारेन हेस्टिंग जो था ना, राजस्व प्रशासन के लिए जिला कलेक्टर पद का निर्माण किया था। एक्चुअली आपको याद होगा 1764 का जो लड़ाई हुआ था, इसको कौन लड़ाई कहते हैं? बैटल ऑफ बक्सर। 1764 है ना, बक्सर युद्ध हुआ था। इस युद्ध के बाद कंपनी को राजस्व का अधिकार मिल गया, प्रशासनिक अधिकार मिल गया। तो 1764 से लेकर 1772 तक ब्रिटिश शासन अपने हाथ में नहीं लिया, बल्कि क्या किया कि जो वहाँ के जो शासक थे पहले वाले, उन्हीं को काम दे दिया कि आप ही कर दो इसके बदले, और उसमें आपको कुछ पैसा कमीशन मिल जाएगा, आप ही वो संभालना। समझ रहे हैं? लेकिन हुआ क्या, बाद में कंपनी को नुकसान होने लगा, तो वो क्या किया, उसका शासन अपने हाथ में ले लिया और 1772 में राजस्व और प्रशासनिक कार्य का अधिकार किसको दे दिया? कलेक्टर को दे दिया। और जो कंपनी के जो डायरेक्टर थे उसको बना दिया मतलब दीवान टाइप का। तो कंपनी जो दीवान वाला काम दे दिया कंपनी के डायरेक्टर को, और नीचे काम करने का अधिकार दे दिया कलेक्टर को। तो ये लेकिन शुरू में 1764 से 1772 तक वही जो ब्रिटिश मुगल जो 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 पहले वाली व्यवस्था थी वही कंटिन्यू कर दिया था ब्रिटिश, अपने से कुछ एक्स्ट्रा कुछ किया नहीं था। तो कलेक्ट उसी में उसी क्रम में जिला का निर्माण हुआ। तो जिला क्या कह सकते हो, ये बना था, जिला वाज फोकल यूनिट ऑफ रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। ये किसके? राजस्व प्रशासन के लिए बनाया गया था, और कलेक्टर क्या था? उसका प्रभारी था। समझ रहे हैं? तो 1772 में किसने बनाया था? वारेन। अच्छा, पहला कलेक्टर कौन था पता है? पहला कलेक्टर था राल्फ सेल्डन। उसका नाम था राल्फ सेल्डन। ये पहला कलेक्टर हो गया, राल्फ सेल्डॉन। मतलब 1772 में जो बना होगा, क्लियर है? लेकिन तुरंत बना तो तुरंत इसमें बहुत अप्स एंड डाउन होते रहा। जैसे 1772 में बना, लेकिन 1773 में फिर एक बार समाप्त कर दिया गया, फिर 1781 में फिर से स्थापित किया गया, फिर 1786 में इसको थोड़ा रेगुलर इकाई के रूप में स्टेब्लिश कर दिया। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? रेगुलर फिजिकल यूनिट अंडर ए कलेक्टर। समझ रहे कब? 1786 से एकदम रेगुलराइज हो गया। अदरवाइज 1772 में एक्सपेरिमेंटल तौर पर बना, 1773 में बंद हो गया, 1781 में फिर आया, वगैरह वगैरह। और 1787 में इसको क्या चीज का मिल गया? मेजिस्टेरियल पावर दे दिया गया, दंड देने का अधिकार दे दिया गया। समझ रहे हैं? तो दिस इज डम, डीएम कहलाता है ना, दंड। डीएम इसलिए कहलाता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उसको दंड देने का अधिकार होता है। उसके बाद एक्सिक्यूटिव अधिकार है, और पहले तो जुडिशियल अधिकार भी था, अब जुडिशियल अधिकार हट गया। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? कर्नवालिस जो है वर्चुअली, कर्नवालिस के समय जिला प्रशासन में कुछ चेंज किया गया। कर्नवालिस 1793 में इसने क्या किया, कलेक्टर से न्यायिक अधिकार ले लिया, समझ रहे, जुडिशियल पावर ले लिया, समझ रहे, और जिला कलेक्टर, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति किया। तो 1793 में मतलब कलेक्टर से न्यायिक अधिकार लेकर जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? फिर 1833 में बड़ा इंपॉर्टेंट चेंज हुआ कि जो उप समाहर्ता, समर जिसको आप कहते हैं, और 1843 में उप दंडाधिकारी, यानी जिसको आप डिप्टी कलेक्टर कहते हो, आप डिप्टी मजिस्ट्रेट कहते हो, ये सब कब बना है? 1833 में, 1843 में। समझ में आया आपको? कहने का मतलब क्या हुआ, जो बीपीएससी वाला जो पद होता है जिसको डिप्टी कलेक्टर कहते हो और फिर डिप्टी मजिस्ट्रेट कहते हो, ये सब कब बना है? ये बना 1833 में और 1843 में।
क्लियर है? तो फिर से देखा जाए 1772 में पद बना, 73 में समाप्त, 81 में फिर आया, 86 में इसको पावर वगैरह जी बढ़ाया गया, 1787 में इसका पावर थोड़ा कम कर लिया गया, समझ रहे हैं? और उसके बाद आप देखते हो 1843 में इसके नीचे सबऑर्डिनेट अधिकारी की नियुक्ति कर दी गई। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? मतलब 1858 से 1909 इस बीच में, मतलब 1909 मतलब हो गया जो मिंटो मॉडलर रिफॉर्म लागू हुआ, और ये मतलब उस किस रूप में काम किया, उसका जो व्यवहार था किस रूप में था, लिटिल नेपोलियन के रूप में। लिटिल नेपोलियन क्यों बोला गया? कलेक्टर को लिटिल नेपोलियन इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो कलेक्टर का पद जो है ब्रिटिश कहाँ से लिया है, फ्रांस की प्रीफेक्ट प्रणाली से लिया है, क्योंकि फ्रांस की प्रीफेक्ट प्रणाली से अपनाया गया है, और नेपोलियन भी फ्रांस का था, बहुत पावरफुल था, इस और ये कलेक्टर भी बहुत पावरफुल है, इसलिए ये वर्चुअली जो है हमको प्रीफेक्ट बोलते हैं। समझ रहे हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पद जो है 1709 मतलब ब्रिटिश ने 1872 में जो 1772 में पद बनाया था, तो कहाँ से लेकर बनाया था? प्रेरित होकर फ्रांस के प्रीफेक्ट प्रणाली से प्रभावित होकर अपनाया था। समझ रहे? इसीलिए इसको हम लोग लिटिल नेपोलियन भी कहते हैं कलेक्टर को। समझ रहे? जैसे लिटिल मतलब ब्लास्टर बोलते हैं ना, समझ रहे? इस तरह से लिटिल नेपोलियन हो गया ये, छोटा मोटा मतलब बहुत अति सशक्त पदाधिकारी है अपने लेवल पर। अब थोड़ा हम लोग थोड़ा जिला के बारे में देख लेंगे, फिर कलेक्टर के बारे में देखेंगे। तो जिला जैसे हम लोग अक्सर बोलते हैं, जिला को अगर हम लोग जरा डायगोनेसिस करें कि वर्चुअली आया कहाँ से, डिस्ट्रिक्ट कहते हैं किसको, तो जिला कहते हैं एक क्षेत्रीय इकाई को जो शासन का आधारभूत इकाई हुआ। तो जिला क्या हुआ? शासन का आधारभूत है, प्रशासन का आधारभूत इकाई है, ये कह सकते हो। प्रशासकीय उद्देश्य के प्रशासनिक उद्देश्य के हित में बनाया गया जो, समझ रहे, निर्धारित क्षेत्र होता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जिला कहते हैं। ये किसके अनुसार? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार, है कि नहीं? तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार क्या, प्रशासनिक उद्देश्य के लिए, प्रशासनिक काम के लिए जो निर्धारित क्षेत्र होता है उसको हम लोग जिला कहते हैं। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? और फिर लेकिन आप भारतीय संविधान में उलट कर देख लीजिए, प्रशासन के संदर्भ में जिला का कोई शब्द नहीं, हमारे जिला का प्रशासन के संदर्भ में उल्लेख नहीं है। ये केवल जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में, और फिर जिला पंचायत और महा जिला नियोजन समिति के संदर्भ में इसका उल्लेख किया गया। शुरू ये तो ये जो जिला पंचायत हो गया, जिला नियोजन समिति हो गया, ये बहुत बाद है, 73वां 74वां संविधान संशोधन में हुआ है। लेकिन ये जो देखते हैं अनुच्छेद 243 के तहत होगा ये, लेकिन वर्चुअली जो है, जो अनुच्छेद 233 के तहत बहुत पहले से जिला न्यायाधीशों के संदर्भ में जिला शब्द का इस्तेमाल किया गया था। यानी प्रशासन के संदर्भ में भारतीय संविधान में जिला शब्द का कहीं कोई उल्लेख नहीं है। जिला शब्द का उल्लेख किधर है? न्याय प्रशासन के संदर्भ में, जिला न्यायाधीशों के नियुक्ति के संदर्भ में। बाद में जब पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया, जिला नियोजन समिति को संवैधानिक दर्जा दिया गया, तो एक बार फिर अनुच्छेद 243 के विभिन्न क्लॉज के तहत इसका संवैधानिक दर्जा मिला। क्लियर है? एस खेरा बहुत इंपॉर्टेंट शख्सियत है, उन्होंने किताब लिखी थी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। तो उस किताब में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को परिभाषित किया है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इज टोटल मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक अफेयर विद इन दिस यूनिट। मतलब जिला प्रशासन एक जिला के अंदर में समग्र प्रशासन को कहते हैं, समग्र प्रबंधन को कहते हैं, नागरिक महत्व के कार्यों को कहते हैं। ये क्या है? लोक प्रशासन का वह हिस्सा है जो डिस्ट्रिक्ट के भौगोलिक क्षेत्र के अधीन काम करता है। जो जिला के भौगोलिक क्षेत्र के अधीन काम करता हो प्रशासन का वह इकाई, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? जिला प्रशासन कहेंगे। कोई इकाई अगर ब्लॉक में काम करता है उसको ब्लॉक पंचायत कहेंगे, प्रशासन कहेंगे। कोई सब डिवीजन के अधीन काम करता है उसको सब डिवीजन प्रशासन कहेंगे। लेकिन जब जिला के अधीन काम करता है उस प्रशासन का उस भाग को हम क्या बोलेंगे? जिला प्रशासन कहेंगे। ठीक है? तो एस खेरा का डेफिनेशन समझ में आया?
क्या कहते हैं वो, मतलब जिला प्रशासन में सार्वजनिक महत्व का समग्र प्रबंध, सार्वजनिक महत्व के कार्यों का समग्र प्रबंधन देखने को मिलेगा। आप कहीं भी जिला कार्यालय में चले जाइए, आप देखिए हर मेजर डिपार्टमेंट का रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस वहां रहता है कि नहीं? हर जगह आप जाइए तो मिलेगा। वहां आपको वीजा पासपोर्ट के लिए भी वहां उसका व्यवस्था रहता है। बाय द वे काम वहां नहीं होता, लेकिन मतलब वहां से फॉर्म रिसीव वगैरह काम होता है वहीं से। दिस इज द बेसिक पॉइंट। तो आपने क्या देखा, जिला प्रशासन हुआ लोक प्रशासन का वह भाग जो जिला के भौगोलिक दायरा के अधीन काम कर रहा है। जिला प्रशासन में काम क्या क्या होता है, मतलब तो जिला प्रशासन में बहुत सारा काम होता है, मतलब लिस्ट बहुत लंबा चौड़ा है। समझ, आप जोड़ते चले जाओ तभी खत्म नहीं होगा, लेकिन मोटा मोटी फिर भी कोई काम तो होता होगा। तो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या होता है, कानून और व्यवस्था बनाए रखने वाला काम होता है। फिर दूसरा होता है राजस्व संग्रह करने का काम होता है। तीसरा क्या होता है, स्थानीय प्रशासन। स्थानीय प्रशासन में आप देखते हो कि दोनों आ जाता है, शहर का अलग और ग्राम का अलग। तो ग्राम, चूंकि भारत गांवों का देश है, तो ग्राम को हम लोग पहले लेते हैं। इसमें कौन आएगा, मतलब इसमें आएगा PRI, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन आइए, है कि नहीं? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर नगर में कौन आ जाएगा, मतलब तो नगर का इकाई को हम लोग क्या बोलते हैं, ULB कहते हैं, अर्बन लोकल बॉडी, जिसमें नगर पालिका, नगर निगम वगैरह आ जाता है। ठीक है, ULB, यू है और लैपटॉप है, ULB। ठीक है। उसके बाद फिर क्या होगा, कल्याण प्रशासन। कल्याण प्रशासन में कौन होगा, SC ST, महिला, अल्पसंख्यक वगैरह वगैरह का, बाल विकास वगैरह का। फिर विकास प्रशासन। विकास प्रशासन में दो भागे बढ़ जाएगा, रूरल डेवलपमेंट और अर्बन डेवलपमेंट। फिर आवश्यक सेवा। आवश्यक सेवा में जैसे गैस हुआ, बिजली हुआ, पानी हुआ, बिजली, पानी, सड़क, है कि नहीं? कभी पास हो गया था उसे, बड़ा बहुत सही किया था। एक बार कहीं चुनाव सरकार हार गई थी, बोला बिपाशा के कारण सरकार चुनाव हार गई। तो लोगों को लगा बिपाशा बासु के कारण सरकार कैसे हार सकती है, बोला वो बिपाशा बासु नहीं है, यहाँ बिपाशा का मतलब बिजली पानी सड़क हो रहा है। तो बिजली पानी सड़क जो सरकार को देना चाहिए जनता को, जनता को सुविधा के लिए, वो सब प्रोवाइड नहीं की, इसलिए चुनाव हार गए। तो आवश्यक बिजली हुआ, पानी हुआ, LPG गैस हुआ, समझ समय, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फिर चुनाव कार्य। अब चुनाव कार्य भी बहुत सारा होता है। चुनाव कार्य में कौन होता है, चुनाव कार्य में होता है MP का चुनाव, MLA का चुनाव, पंचायती राज का चुनाव, अर्बन बॉडी का चुनाव वगैरह वगैरह। फिर पब्लिक रिलेशन फंक्शन, पब्लिक जनसंपर्क कार्य होता है। जनता की बात, जनता का अपना पक्ष रखना, प्रशासन के समझ तो कहाँ जाएगा। अब प्रशासन को अपनी बात जनता के पास ले जाना है तो भी कोई ना व्यवस्था तो होनी चाहिए ना, जनसंपर्क होता है। फिर शिष्टाचार कार्य। अब शिष्टाचार कार्य का मतलब प्रोटोकॉल फंक्शन होता है, बहुत सारा। बहुत सारा जो लोग जिला में आते हैं, समझ रहे, प्रशासन के मेहमान, तो व्यवस्था कौन करता है, जिला प्रशासन ही करता है। अब जिस तरह बोल चीफ जस्टिस का बिहार में किसी जिला में आगमन होगा, तो भारत का चीफ जस्टिस जाएगा, तो उसके लिए रहने का, गाड़ी व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था कौन करेगा, जिला प्रशासन करेगा कि नहीं करेगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटोकॉल फंक्शन कहते हैं। फिर क्या होता है आपका, आपदा प्रबंधन। आज के दौर में ये फंक्शन बड़े ज्यादा बढ़ गया। आजकल आपदा, इतना ज्यादा आपदाएं आने लगी है ना, तो आपदा प्रबंधन बहुत ज्यादा बढ़ गया। डिजास्टर मैनेजमेंट, इतने इतने तरह का काम कौन होता है, जिला प्रशासन के अधीन आता है। अगर खुलासा करके लिखने लगेंगे ना, तो लिस्ट बहुत बड़ा हो जाएगा, है कि नहीं, बहुत बड़ा लिस्ट हो जाएगा। खैर इतना हम लोग को दिमाग नहीं लगाना, लेकिन ये जानना है कि जिला के अधीन बहुत सारा काम होता है कि नहीं? लगभग सब काम होता है जिला में, जो समग्र प्रशासन का स्वरूप होता है। अब आप देखते हो कि चूंकि ये पद बना था ब्रिटिश काल में, समझ रहे हैं, ब्रिटिश काल के बाद इसमें लगातार चेंज होते रहा है। तो क्या क्या कारण रहा, किस कारण से बदलाव आया, क्या क्या चेंज हुआ है, बताइए। जैसे आप देखिए, सबसे पहला चेंज हुआ कि ब्रिटिश काल में भारतीय प्रशासन का स्वरूप क्या था,
पुलिस प्रशासन था। और अब स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद क्या हो गया, लोक कल्याणकारी राज्य की प्रशासन हो गया। तो एक बहुत हो गया कल्याणकारी प्रशासन। दूसरा, सरकार के स्वरूप भी बदल गया। पहला उपनिवेशिक शासन था और अब जो है अपना लोकप्रिय शासन है। समझ रहे हैं? तीसरा क्या हुआ बतलाया जाए, सरकार का लक्ष्य और उद्देश्य बदल गया। ग्रामीण विकास हो गया, जनजातीय विकास हो गया, महिला कल्याण हो गया वगैरह वगैरह। फिर हो गया आर्टिकल 70, आर्टिकल कितना है 44 है, जिसके तहत क्या है, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण। 50 होगा ना जी, कितना है बताओ जरा सा, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण। मेरे को याद नहीं पड़ रहा है, बताओ जरा गणेश या कर से शिवानी, किस आर्टिकल के तहत डायरेक्टिव 50 होगा सर। 50 है? अच्छा यस। अच्छा। तो कार्यपालिका का न्यायपालिका कार्यपालिका से पृथककरण। फिर उसके बाद कौन हो गया, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, पंचायती राज वगैरह भी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जुड़ा। फिर बड़े बड़े शहरों में देखते होगे पुलिस कमिश्नरी है। बिहार में तो खैर कोई शहर ऐसा नहीं जहाँ पुलिस कमिश्नरी प्रणाली है, लेकिन जैसे बॉम्बे हुआ, दिल्ली हुआ, और वह जगह शहर में पुलिस कमिश्नर बैठता है। समझ रहे? तो पुलिस कमिश्नरी प्रणाली हो गया। फिर लोग का पॉलिटिकल अवेकनिंग भी, पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस भी बढ़ा। पहले तो ब्रिटिश काल में उतना मौका नहीं मिलता था, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तो लोग सजग हुए, सक्रिय हुए, में राजनीतिक चेतना भी जगी है। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बहुत सारे बदलाव आए, और इन सब से जिला प्रशासन क्या हुआ, व्यापक प्रभावित हुआ, है कि नहीं? जैसे पंचायती राज से प्रभावित हुआ, संवैधानिक दर्जा दिए जाने से प्रभावित हुआ, सरकार का भूमिका और कार्य बदल जाने से प्रभावित हुआ, बड़े बड़े शहरों में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू करने से प्रभावित हुआ, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण से प्रभावित हुआ। तो इस तरह से और भी कारण है, देखते हैं और क्या कारण है बताइए। तो और कारण जो आपको मैंने बताया कि जैसे मतलब बड़ी संख्या में नए नए विभाग बन गए, लार्ज नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स, पहले उतना नहीं था। और आज जिला प्रशासन में बहुत सारा विभाग है। पहले विभागों की संख्या कम थी, आज विभागों की संख्या बहुत ज्यादा हो गया। आपदा प्रबंधन हो गया, सूचना प्रौद्योगिकी हो गया, समझ रहे? सशक्तिकरण के संबंध में बहुत सारे हो गए। फिर राजनीतिक दल और दबाव समूह भी, इनकी भी संख्या तादाद स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बढ़ते गया है, और काफी बढ़ा है। भारत में इतना राजनीतिक दल है जिसके बारे में आप काउंट भी नहीं कर सकते, है कि नहीं? बहुत सारे 2000 से भी ज्यादा होगा। तो राजनीतिक दलों की संख्या व दबाव समूह बहुत होता है, तो ये सब भी प्रशासन को इन्फ्लुएंस करता है। फिर प्राकृतिक आपदा में वृद्धि हुआ, इसके कारण जिला प्रशासन की भूमिका बहुत ज्यादा बढ़ गया। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? और फिर जो आप देखते हो एलपीजी की वजह से, सुधारीकरण, वैश्वीकरण इत्यादि की वजह से, आर्थिक सुधार की वजह से जिला प्रशासन का जो पहले बंद स्वरूप था खुला स्वरूप हो गया। जी, खुला स्वरूप का मतलब क्या होता है? खुला स्वरूप का मतलब होता है कि बाहर का घटना भी देश के अंदर के जिला को प्रभावित करता है। जैसे भारत में देश के अंदर ही घटना ही नहीं, बल्कि बाहर, जैसे मुझे याद आता है, एक बार ऑस्ट्रेलिया में गुरुद्वारा में कुछ गड़बड़ हो गया था। गुरुद्वारा का मतलब कुछ लोग उत्पात मचाए थे ऑस्ट्रेलिया में, और उसका नतीजा क्या हुआ, हम पंजाब के शहर में आग लग गया। तो घटना घटी कनाडा में या ऑस्ट्रेलिया में, और प्रभाव पड़ा पंजाब के जिला में। तो आज के तारीख में पहले और अब में फर्क हो गया। आज आईटी का युग में सब चीज तुरंत फैल जाता है, तुरंत सोशल मीडिया में बहुत सारे बात फ्लैश करने लगता है, और फिर मतलब अर्थ का अनर्थ हो जाता है। हमारे कि नहीं समझ रहे? तो इससे जिला प्रशासन का स्वरूप क्या होता है, प्रभावित होता है। तो ये आप देख रहे हो कि जिला प्रशासन 1950 में या फिर ब्रिटिश काल में और आज जिला प्रशासन, दोनों में बहुत फर्क है। आज जिला प्रशासन बहुत बढ़ चुका है, बहुत व्यापक हो चुका है, बहुत संभावनापूर्ण हो चुका है, बहुत चुनौतीपूर्ण हो चुका है, और इसमें आज स्टेक होल्डर्स की संख्या बहुत ज्यादा है, हितधारकों की संख्या बढ़ गया है बहुत ज्यादा। इस कारण ये पहले के तुलना में बहुत कॉम्प्लेक्स है कि नहीं? सो दिस इज द बेसिक बात। अब जरा हम लोग देखते हैं कलेक्टर के बारे में।
कलेक्टर तो बहुत बड़ा पद होता है, आप तो जानते हैं। जिला कलेक्टर को मतलब बहुत सारे नामों से हम लोग जानते हैं। और कहीं-कहीं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिप्टी कमिश्नर कहते हैं, कहीं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहते हैं। जैसे भी झारखंड में क्या कहलाता है वो? झारखंड में वो कहलाता है डिप्टी कमिश्नर, डीएम, डीसी कहलाएगा। झारखंड में डीसी कहलाता है। झारखंड में हुआ, चाहे वो सब राज्य में जो अनुसूचित 6 वाले राज्य हैं, समझ रहे हैं? जहाँ पर जनजाति बहुत 5 वाले होंगे, 6 वाले नहीं होंगे, जहाँ जनजाति बहुत है, और तो उन लोगों को हम लोग क्या बोलते हैं? कलेक्टर, वहाँ डिप्टी कलेक्टर कहते हैं, कमिश्नर कहते हैं। बिहार वगैरह में डीएम कहलाता है, यहाँ मिनिस्टेरियल फंक्शन बहुत ज़्यादा है। और साउथ में चल जाइएगा ना, तो वहाँ ज़्यादा कलेक्टर कहलाता है, तो साउथ में कलेक्टर कहलाता है। झारखंड में डीसी कहलाता है और बिहार में डीएम कहलाता है। वहाँ एक ही पद है लेकिन नाम अलग-अलग है। तो मैंने किसी से पूछा था, तो बोले जो काम जहाँ इम्पोर्टेंट होता है ना, उसी नाम से जाना जाता है। तो साउथ इंडिया में रेवेन्यू काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए वो कलेक्टर कहलाता है। बिहार वगैरह में लॉ एंड ऑर्डर बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए डीएम कहलाता है। समझ रहे? जो झारखंड है या फिर जनजाति वाले राज्य में ट्राइबल रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है डीएम पे, इसलिए वह डिप्टी कमिश्नर कहलाता है कि नहीं? जैसे आप देखते हो अनुच्छेद 341 और 342 के तहत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह किसी भी जाति जनजाति को एससी एसटी बना सकता है। अब हुआ उससे रिलेटेड गवर्नर हो गया फिर राज्य में, फिर उससे नीचे कमिश्नर हो गया, और कमिश्नर के नीचे कौन होता है? डिप्टी कमिश्नर हो गया। कमिश्नर तो प्रमंडल में बैठता है, तो उसके नीचे कौन है? डिप्टी कमिश्नर। इसलिए कलेक्टर को क्या कभी-कभी क्या कहा जाता है? डिप्टी कमिश्नर भी कहा जाता है। ठीक है? हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? उपायुक्त। उपायुक्त कहलाता है ना, उपायुक्त हो गया। ठीक है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहलाता है। समाहर्ता कहलाता है, जिला दंडाधिकारी कहलाता है, जिलाधिकारी कहलाता है, जिलाधीश कहलाता है कि नहीं? क्लियर? अभी पटना का कौन है डीएम जी? कुछ आइडिया है आपको? कोई सर चंद्रशेखर करके है कोई। हाँ, चंद्रशेखर सिंह है। चंद्रशेखर सिंह, ठीक बोला, एकदम सही। चलो ठीक है। बड़ा इम्पोर्टेंट पद होता है जी कलेक्टर, है कि नहीं? तभी आप देखते हो ही मतलब उसका जिला कलेक्टर के कार्यालय को हम लोग क्या बोलते हैं? कलेक्ट्रेट। समाहरणालय कहते हैं कि नहीं? समाहरणालय, क्लियर है? वह यस जिला कलेक्टर क्या होता है? जिला प्रशासन का प्रधान होता है कि नहीं होता है? और वह जिला में राज्य सरकार का आधिकारिक प्रतिनिधि होता है कि नहीं? अगर आपको कोई भी पिटीशन राज्य सरकार को भेजना हो, तो आप पिटीशन किसको दीजिएगा? कलेक्टर को दीजिएगा, क्योंकि वहाँ ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव कौन है जिला में? वही है। ऑफिशियल एजेंट वही है, तो उसी को आप दीजिए, वो आपको पहुंच जाएगा, है कि नहीं? और ये जो है मतलब एक ऐसा ऑफिस है, यूनिक, कहीं पाया नहीं जाता है। केवल ये कहाँ पाया जाता है? प्रीफेक्ट इन फ्रांस। फ्रांस के फ्रांस में प्रीफेक्ट के जो कार्यालय है, उसी तरह से ये पद कलेक्ट्रेट का इंडिया में और कहीं दुनिया में अब पूरा, हाँ, पाकिस्तान में आपको मिल जाएगा। पाकिस्तान में, क्योंकि भारत पाकिस्तान तो पहले एक ही न था। तो जब अंग्रेज जब बनाए होंगे तो उसमें व्यवस्था तो वही रहा होगा जो स्वतंत्र, जो भारत में इंग्लैंड, पाकिस्तान में भी जाएगा तो वहां भी जिला मिलेगा, वहां भी कलेक्टर मिलेगा, वहां भी एसपी मिलेगा। ठीक है, यहाँ भी ठीक है। तो ये लेकिन और कहीं नहीं है, जैसे अमेरिका वगैरह में जाकर ढूंढिएगा, वही एकदम वहां नहीं मिलेगा। अब मैंने आपको बताया था कि यह पद कहाँ से लिया गया है मूल रूप से? अंग्रेज कहाँ से अपनाया है इसको? फ्रांस से अपनाया कि स्वीडन से यस अपनाया कि फ्रांस से अपनाया, है कि नहीं? तो अंग्रेज लोग के पास नहीं था क्या? नहीं, एक्चुअली कारण क्या था ना, कि ब्रिटिश प्रशासन और भारतीय प्रशासन का स्वरूप अलग होता है, हमारे कि नहीं समझ रहे? इसलिए फ्रांस, ब्रिटेन की प्रशासनिक प्रणाली इसमें फिट नहीं बैठ रहा था, इसलिए उनको फ्रांस की प्रीफेक्ट प्रणाली को अपनाना पड़ा, समझ रहे? अब ये देखते हैं, जिला प्रशासन बड़ा कलेक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जी। वह जो होता है किसके अधीन काम करता है? मतलब उसके ऊपर, मतलब मतलब उसके हिस्से कौन कौन का होता है? उसके हिस्से होता है राजस्व विभाग होता है,
उसके हिस्से जमा सामान्य प्रशासन विभाग होता है, उसके हिस्से निबंधन विभाग होता है। ये तीनों जो विभाग होता है ना, तीनों उसी के अधीन रहता है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट सब कलेक्टर के अधीन रहेगा। डायरेक्टली अंडर द चार्ज ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, सब इसके अधीन रहता है, प्रत्यक्ष अधीन रहता है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? लेकिन उसका इसके अलावे भी जिला में जितने डिपार्टमेंट है, कार्यालय है, उसपे उसका प्रभाव क्या होता है, फैला हुआ रहता है। कोई भी जिला में ऑफिस ऐसा नहीं होगा जो जिला कलेक्टर के प्रभाव से बाहर माना जाएगा। वो क्या होता है, मल्टीपर्पस फंक्शनरी, वो एकदम मल्टी एमटीएस है, और जिसके चारों ओर पूरा जिला प्रशासन क्या होता है, चक्कर काटते रहता है कि नहीं? अब यहाँ पर देखिएगा, ठीक है, क्लियर है? ये देखिए, पूरा मतलब जिसके चारों ओर पूरा का पूरा जिला प्रशासन घूमता है, वो एक्चुअली किस डिपार्टमेंट, उसका हेड कौन, वो कौन किस डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट में नहीं होता है, और जनरल प्रशासन डिपार्टमेंट में होता है। और उसका हेड कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है डायरेक्ट। उसका पॉलिटिकल हेड होगा मुख्यमंत्री, और एडमिनिस्ट्रेटिव होगा चीफ सेक्रेटरी, है कि नहीं? मतलब उस पर कंट्रोल कौन रखता है, इमेज उसके ऊपर कौन है, डिविजनल कमिश्नर। और डिविजनल कमिश्नर उसके ऊपर रहता है, जो उसको कंट्रोल करता है। तो वर्चुअली क्या होगा, जैसे देखिए सबसे इम्पोर्टेंट हो गया आपका सीएम और चीफ सेक्रेटरी। ये जो हो गया सीएम तो हो गया आपका पॉलिटिकल हेड, चीफ सेक्रेटरी हो गया कैबिनेट सेक्रेटरी, ये एडमिनिस्ट्रेटिव हेड। उसके नीचे ये हो गया स्टेट लेवल पर। फिर उसके नीचे स्टेट डिवीजन के नीचे क्या हो गया, डिवीजन होगा। तो डिवीजन लेवल पर कौन होगा, बदलाव कमिश्नर होगा। कमिश्नर। और उसके नीचे फिर कौन होगा, डिस्ट्रिक्ट होगा। इसका प्रधान कौन होगा, डीएम हो गया, टीसी हो गया, जो बोलिए सब चलेगा। ठीक है। और उसके नीचे क्या होगा, बदलाव सब डिवीजन होगा। उसके नीचे फिर क्या होगा, उसके नीचे सर्किल होगा या फिर ब्लॉक होगा। सर्किल होगा, ब्लॉक का, सर्किल का हेड सीओ का लगेगा, और उसका हेड का वीडियो का लगेगा, वीडियो ब्लॉक का हेड। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो ये किसके अधीन काम करता है, तो अब जैसे बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आपने आप लिखा कि आपका चॉइस होगा बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, तो आप किसके अधीन काम करेंगे, समान प्रशासन विभाग का। जिसका पॉलिटिकल हेड कौन हो गया, चीफ मिनिस्टर, और जिसका एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कौन हो गया, चीफ सेक्रेटरी। आपके ऊपर कौन होंगे, डीएम होंगे। उसके ऊपर कौन होंगे, कमिश्नर होंगे। उसके ऊपर कौन होंगे, चीफ सेक्रेटरी होंगे, वगैरह वगैरह। ठीक है। सो दिस इज द बेसिक पॉइंट। मतलब आप समझ लो जिला प्रशासन में कोई भी ऐसा, जैसे अब यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर कोशिश करता हूँ आपको बतलाने का, लेकिन ये कितना करेक्ट होगा ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत से देखिए, डीएम हो गया, डीएम बोलिए, डीसी बोलिए, कलेक्टर बोलिए, अब इसके साथ जो है ना, इसके नीचे बहुत सारे अधिकारीगण होंगे। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? इसमें मतलब मोटा मोटी समझिए, तीन चार काम तो ये जबरदस्त करता है। चार काम इसके हिस्से में बड़ा इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है। तो चार काम कौन हो गया, एक काम रख लीजिए आप, जिसको आप कह सकते हो रेवेन्यू वाला। फिर दूसरा रख लीजिए आप जनरल डेवलपमेंट, सामान्य प्रशासन, जनरल प्रशासन वाला काम हो गया। तीसरा काम रख लीजिए विकास वाला, विकास वाला काम भी देखता है।
और चौथा वाला हो गया आपका लॉ एंड ऑर्डर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना काम इसको करना होता है। अब इसके नीचे कौन होगा भाई? डीएम के नीचे कौन होगा? तो रेवेन्यू वाले फंक्शन में इसको सपोर्ट करने के लिए एसी होगा। एसी का मतलब होता है एडिशनल कलेक्टर, जो बीपीएससी का सीनियर पोस्ट होगा, समझ, एसी होगा। फिर उसके बाद कौन होगा? फिर उसके नीचे फिर हो जाएगा आपका सब डिवीजन शुरू हो जाएगा। सब डिवीजन में कौन हो जाएगा? एसडीओ हो जाएगा। इस बीच में बहुत सारा अधिकारी होगा, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट लोग, समझ रहे? फिर उसके पीछे फिर हो गया ब्लॉक, हो गया सर्किल, हो गया सर्किल का हेड कौन हो जाएगा? मतलब जीओ हो गया, है कि नहीं? अब रेवेन्यू वाले में भी दो तीन फंक्शन होता है, सेटलमेंट अलग होता है, उसका डीसी एलआरडीसी होता है, समझ रहे? फिर इधर सामान्य प्रशासन देखो, तो इसमें होगा एसी लॉ एंड ऑर्डर या एसी एडमिनिस्ट्रेशन, एडीएम एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिन कहलाएगा ये। फिर उसका भी वही एसडीओ, एसडीओ तो नेक्स्ट अधिकारी एसडीओ, और फिर उसका काम सीओ देखेगा। और अब ब्लॉक डेवलपमेंट वाला काम के लिए पिछले दिनों बदल गया है, जैसे पंचायती राज वगैरह के आ जाने से ये बदल गया, लेकिन फिर भी इसको, इसमें डेवलपमेंट वाला काम, उसको हेल्प कौन करता है? डीडीसी, ठीक है, डिप्टी। और इसका यहाँ नहीं होता है, ब्लॉक में सब डिवीजन में कोई काम नहीं होता है, फिर इसका सीधे काम होता है ब्लॉक में। और ब्लॉक में कौन देखता है उसका? आपका वीडियो देखता है। एसडीओ का, एसडीओ लेवल पर डेवलपमेंट का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। फिर इधर देखिए लॉ एंड ऑर्डर में एक एडीएम या एडमिनिस्ट्रेशन लॉ एंड ऑर्डर होगा, एडीएम या एससी लॉ एंड ऑर्डर कहलाएगा। और इस कार्य में उसके साथ हेल्प कौन करेगा? एसपी, पूरा पुलिस, पुलिस बल होगा। मेरी बात सुनिए, इसमें दो हायरार्की चलेगा, यहाँ एसडीओ रहेगा, यहाँ डीवाईएसपी रहेगा, एसडीपीओ रहेगा, यहाँ वीडियो सीओ या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट रहेगा, तो यहाँ पर इंस्पेक्टर उसके साथ रहेगा। इस तरह से व्यवस्था चलता है। फिर इसका अलग हायरार्की है, सबसे नीचे खत्म, कहाँ पर होगा? खत्म होगा पीएस पे। पीएस मतलब पुलिस स्टेशन, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? सो दिस इज द बेसिक पॉइंट जो हम लोग एक्चुअली देखते हैं। क्लियर? तो ये मोटा मोटी जिला प्रशासन का ढांचा हो सकता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत सारे अधिकारी होते हैं। हो रहे हैं सर बोले कि सर, हेलो सर, बोला कि एसडीओ एवं एसडीएम में क्या डिफरेंस क्या है? एसडीओ और एसडीएम में होता है ना, एसडीओ मतलब सब डिविजनल ऑफिसर हो गया, और एसडीएम हुआ सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। तो वैसे तो बोलते हैं एसडीओ जो होता है ना, ज्यादा बड़ा पद हो जाता है, उसमें सब आ जाता है। और एसडीएम जो बोलते हैं केवल मजिस्ट्रियल फंक्शन आता है, समझ रहे? इसलिए एसडीओ थोड़ा ज्यादा बड़ा माना जाता है। वैसे बिहार में एसडीओ ही कहा जाता है, एसडीएम भी कभी कभी लोग कह देते हैं। अब हो गया क्या है कि जिला में आज के तारीख में सब डिवीजन में, समझ रहे ना, बहुत सारे अधिकारी उस लेवल का एक ही करके हो जाते हैं, सब एसडीओ, तो उसी में बांट दिया, तुम आप एसडीओ बन जाओ, कोई एसडीएम बन गया, कोई एसडीएम लॉ एंड ऑर्डर देखो, कोई एसडीएम रेवेन्यू देखो, इस तरह से बांट दिया। जैसे सीनियर डिप्टी कलेक्टर भी कहते हैं, आजकल बहुत सारा सीनियर डिप्टी कलेक्टर हो गया। पहले सबका बीडीओ सीओ में नियुक्ति होता था। बीपीएससी जो बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो क्वालिफाई करता है लड़का, तो उसका पहले पोस्टिंग होता था बीडीओ सीओ में। झारखंड में भी होता है, लेकिन बिहार में उसका नहीं होता है। बिहार में उसका पोस्टिंग होता है सीनियर डिप्टी कलेक्टर। और सीनियर डिप्टी कलेक्टर कहाँ बैठता है? या तो यहाँ बैठेगा या यहाँ बैठेगा। यार ब्लॉक में नहीं रहता है वो, सर्किल में भी नहीं रहता है वो। फिर उसका प्रमोशन होगा तो वो एसडीओ बनेगा, फिर एसडीओ के बाद आगे डीडीसी वगैरह वगैरह का संभावना बनते चल जाता है, एससी वगैरह।
अगर बहुत कम उम्र में ज्वाइन किया है तो डीएम भी बन सकता है, अगर लेट एज में ज्वाइन किया है तो फिर डीएम बनने का चांस कम है। समझ रहे हैं? लेकिन डीएम यस पर जनरली आईएएस अधिकारी लोग बैठ जाता है आगे। समझ रहे हैं? तो ज्यादातर वही लोग रहता है, लेकिन राज्य सरकार भी अपने अधिकारी को प्रमोशन करके बनाती है और लोग रहता है। अब जरा देखते हैं डीएम का फंक्शन क्या क्या है, तो हम इसके फंक्शन को बांट कर अध्ययन करते हैं। रेवेन्यू में क्या काम करता है, फिर लॉ एंड ऑर्डर में क्या काम करता है, सो देखते हैं। तो सबसे पहले रेवेन्यू में, राजस्व प्रशासन में बहुत सारा फंक्शन करता है, ये इसका सबसे पुराना काम है, इसीलिए इसका इसका नाम कलेक्टर है। रेवेन्यू के काम के लिए ही बनाया गया था। आपको याद होगा कलेक्टर पद का निर्माण वारेन हेस्टिंग ने 1772 में मुख्य रूप से राजस्व प्रशासन के लिए किया था, है कि नहीं? तो कलेक्टर जब बोलते हैं तो राजस्व कार्य के लिए ही बोलते हैं। तो वह राजस्व प्रशासन का जिला स्तर पर क्या होगा, प्रधान होगा। और अब किसके प्रति जवाबदेह होगा, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के प्रति, अपने कामों के लिए, अपने राजस्व प्रशासन कार्य के लिए किसके प्रति जवाबदेह होगा, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के प्रति जवाबदेह होगा, मतलब राज्य सरकार के प्रति जवाबदेह होगा। समझ रहे हैं? ऐसा काम क्या होगा, इस रूप में उसका बहुत सारा काम होगा। सबसे पहले वो होगा भू राजस्व संग्रह करेगा, फिर भूमि या ग्रामीण सांख्यिकी तैयार करेगा, कितना ग्रामीण लोग है, कितना शौचालय है, कितना स्कूल है, कितना नहर है, कितना, समझ रहे हैं, हॉस्पिटल है गांव लेवल पर सब। फिर उसके बाद नजूर जो सरकार की जमीन होता है ना, उसको अधिग्रहण करने वाला, समझ रहे, काम करता है। फिर किसानों के हितों का देखरेख करता है, फिर सरकारी संपत्ति को प्रबंधन देखभाल करता है, फिर जितना जिला में कोषागार है, उप कोषागार है, उसका पर्यवेक्षण रखता है, फिर राजस्व मामले में अपील की सुनवाई करता है, फिर क्या करता है, भूमि सुधार को लागू करता है। समझ रहे? फिर आपदा के दौरान जो होता है वह क्या करता है, फसल के नुकसान का आकलन करता है और फिर उसी हिसाब से रिलीफ बंटवाने की व्यवस्था करता है। समझ रहे हैं? तो बहुत सारा फंक्शन वह परफॉर्म करता है, किस रूप में, कलेक्टर के रूप में। समझ में आया आपको? कलेक्टर के रूप में इतने नहीं है, अगर देखो तो 20 से भी ज्यादा फंक्शन होगा, बहुत सारा फंक्शन, 20 प्लस ही होगा, बहुत ज्यादा। मैंने टोकन के रूप में आपको कुछ काम बतला दिया, लेकिन इतने नहीं, बहुत सारा फंक्शन है उसका कलेक्टर के रूप में। ठीक है, अभी मैंने बताया कि आपदा जो होता है ना, जैसे कृषि तकावी ऋण बांटता है, फसल के समय ऋण बांट देता है लगाने के समय, और फिर जब फसल हो जाता है तो फिर वसूल लेता है, तकावी ऋण कहते हैं उसको। फिर नहर उहार बहुत सारा काम उसका होता है इस बाबत। अब हम लोग देखते हैं दूसरा जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है उसका, वो क्या है, लॉ एंड ऑर्डर। ये जो लॉ एंड ऑर्डर वाला फंक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, डीएम कहलाता है ना। तो जैसे कहते, मैं आपको बताया, ब्रिटिश काल में स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले दोनों काम इसी के हिस्से था, मतलब जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन और कह सकते हो एग्जीक्यूटिव मतलब जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेट और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट दोनों काम करता था। लेकिन समझ रहे हैं, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इसका काम हट गया और ये काम किसको दे दिया गया, जिला न्यायाधीश को दे दिया गया। समझ रहे? और ये जो है हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल में भी ये प्रोविजन किया गया है, सेपरेशन ऑफ जुडिशियल फंक्शन फ्रॉम एग्जीक्यूटिव फंक्शन। तो उसका मतलब कलेक्टर का न्यायिक कार्य बहुत कम हो गया, अब थोड़ा बहुत होगा लेकिन इन जनरल खत्म हो चुका है। जैसे इंडियन पुलिस एक्ट, बिहार पुलिस एक्ट, फिर सीआरपीसी, आईपीसी, जैसे अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो इस बार यूपीएससी मेंस लिखेगा या बीपीएससी मेंस लिखेगा, समझ रहे हो, उनसे आईपीसी सीआरपीसी सबसे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही आएगा। क्यों, ये चर्चा में बतला सकते हो? यस सर, क्योंकि आईपीसी अमेंडमेंट हुआ था। अमेंडमेंट नहीं हुआ है, बदल दिया पूरी तरह। यस सर, यस आईपीसी सर, का क्वेश्चन आया तो था मेंस में। जब नामे बदल दिया, पूरी व्यवस्था बदल गया। अब आईपीसी, यस इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जो पहले चलता था वो खत्म हो गया, उसका नाम दूसरा हो गया और स्वरूप भी दूसरा हो गया, है कि नहीं? अभी देख रहे हो, और भी मोटर व्हीकल एक्ट में भी कुछ चेंज किया है, जो हिट एंड रन वाला है
उस पर काफी क्या विरोध हो रहा था। क्या कारण था विरोध का, बतला सकते हो? धारा 104 सर, तो पहले से कानून था कि मतलब कि कोई मतलब ड्राइवर मतलब एक्सीडेंट करता है तो 2 लाख रुपया लगेगा मतलब फाइन। हाँ और हाँ। मतलब कि कुछ साल जेल में रहता था तो छूट भी जाता था आसानी से। हम्म। लेकिन सर अब हो गया है कि आपको मतलब कि 10 साल का जेल होगा और 7 लाख रुपया लगेगा जुर्माना। अच्छा अच्छा अच्छा। सर अभी सर लागू इसीलिए नहीं वो हुआ लोग है लेकिन। हाँ, हाँ। और जानते हो ट्रैफिक कानून जो है नेपाल में भारत से भी ज्यादा टफ है। नेपाल में मैं एक बार गया था तो वहां बोल रहा था कि अगर आप किसी को मतलब कह सकते हैं धक्का मार दिया कोई ड्राइवर और पकड़ा गया तो उसका जीवन बर्बाद हो जाता है, जेल का चक्कर काटते काटते। और उसको यस, तो ऐसा कंपनसेशन। हम नेपाल में रहे हुए हैं। मतलब इंडिया से काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है वो लोग। मतलब जहाँ पे पार्किंग नहीं है, अगर आप 1 मिनट गाड़ी रोक भी लेते हैं तो 2-4 मतलब ट्रैफिक पुलिस तुरंत आ जाती है गाड़ी को सीज करने के लिए। वही बतला रहा था मेरे को। तो इसलिए, लेकिन उसका दुरुपयोग भी होता है। दुरुपयोग कैसे होता है सो बता रहा है आपको। अब जैसे किसी ने किसी को एक्सीडेंट किया, ठीक है ना, तो अब बचने के लिए क्या करेगा कि उसको मार ही दो ना, अगर जिंदा रह गया तो मेरे लिए मुसीबत बन जाएगा ये। नहीं समझे? नहीं तो एविडेंस रह जाएगा ना, तो एविडेंस को खत्म कर दो। तो ये सब बतला रहा था कोई आदमी। लेकिन ठीक है, नियम कानून को तो टफ होना ही चाहिए, समझ रहे हैं? चलिए ठीक है। जो एसोसिएशन विरोध कर रहा है वो भी बोल रहा है कि नियम तो टफ होना ही चाहिए, लेकिन ज्यादा अच्छा होता कि पहले बात विचार हो जाता, बात विचार करके कानून बनता। चलिए, तो अभी आपको इस टॉपिक से बहुत क्वेश्चन आने वाला है। आईपीसी से, फिर सीआरपीसी से, फिर बिहार ट्रैफिक रूल रेगुलेशन से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो कलेक्टर जो होता है, मतलब जो कलेक्टर मजिस्ट्रेट की भूमिका निभाता है, उसमें उसको अधिकार कौन देता है? बिहार इंडियन पुलिस एक्ट देता है। इंडियन पुलिस एक्ट 1861 क्या बोलता है कि जिला स्तर पर कानून और व्यवस्था की जिम्मेवारी किसकी होगी? कलेक्टर की होगी। और उसमें हेल्प कौन करेगा? एसपी और पुलिस बल करेगा। क्लियर है? लेकिन 2007 में बिहार में पुलिस चेंज हुआ है। हालांकि बिहार पुलिस अधिनियम में पर पुलिस को अधिकार जरूर दिया है, लेकिन अभी भी लॉ एंड ऑर्डर का जिम्मेवारी किस पर है? कलेक्टर पर ही है बिहार में। क्लियर है? और एसपी को पुलिस का अधिकार थोड़ा बढ़ाया है। इसमें देखिए ड्यूअल कंट्रोल होता है। ड्यूअल कंट्रोल कैसे होता है? एक तो कंट्रोल होता है कलेक्टर का, और दूसरा कंट्रोल होता है आपका डीजीपी का। मतलब जो एसपी होता है, एसपी पर डुअल कंट्रोल रहता है। एसपी पर एक कंट्रोल कौन करता है? डीजीपी करता है। और दूसरा कंट्रोल कौन करता है? डीए कलेक्टर करता है, कलेक्टर करता है, डीएम करता है। समझ रहे हैं? क्योंकि भारतीय पुलिस अधिनियम 1861 में कानून और व्यवस्था का जिम्मेवारी मुख्य रूप से दिया गया कलेक्टर को, और हेल्प करने का काम दिया गया एसपी को। एसपी उसको हेल्प करता है। इसलिए से देखो, जब भी कानून और व्यवस्था का मीटिंग वगैरह होते रहेगा, डीएम रहेगा, एसपी रहेगा, दोनों रहता है कि नहीं? इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल कौन रखता है? आपका डीजीपी रखता है। और फंक्शनल कंट्रोल कर रखता है डीएम रखता है। तो इस भूमिका में बहुत सारा काम करता है कलेक्टर। एक कलेक्टर पहला क्या करता है, जिसके नीचे जो एसडीएम है, डिप्टी मजिस्ट्रेट, उस पर नजर रखता है, कंट्रोल करता है। फिर धारा 144 लगाने का आदेश देता है, जैसे दंगा उंगा हो गया, कुछ घटना घट गई तो। फिर फैक्ट्री अधिनियम है, ट्रेडमार्क अधिनियम है, उसको पे जो दोषी पकड़ाता है उसको दंडित करता है। फिर अधिनियम मनोरंजन कर अधिनियम हुआ, प्रेस अधिनियम हुआ, उन सबको लागू करवाता है। फिर जेल जितना होता है सबका इंस्पेक्शन करता है। फिर जो पुलिस जिला पुलिस है उस पर कंट्रोल रखता है, उसे डायरेक्ट करता है, वगैरह वगैरह। क्लियर है? इस बीच और कोई फंक्शन करता है इस विषय में? और भी देखते हैं इसमें, और भी मतलब जब सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को क्या करता है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन सहायता के लिए आर्म फोर्स के लिए पारामिलिट्री फोर्सेस का गुहार लगाता है। अगर जिला पुलिस स्थिति से निपटने में सक्षम नहीं है, आर्म फोर्सेस को बुलाने का अधिकार इसी को है।
फिर आर्म्स हुआ, फिर होटल हुआ, एक्सप्लोसिव हुआ, पेट्रोल हुआ, ये सब जो वस्तुएं होता है उसका जो लाइसेंस मिलता है वो देने का काम, सस्पेंड करने का काम, कैंसिल करने का काम कलेक्टर का है। और जो प्रिजनर्स होते हैं, कैदी होते हैं, उनको पेरोल पर छोड़ना होता है, मतलब उसको कोई खास काम के लिए, इसकी भी अनुमति कौन देता है? कलेक्टर देता है। तो इस मुताबिक उसको बहुत सारा काम करना होता है। समझ रहे कि नहीं समझ? तो ये फंक्शन किसका है? कलेक्टर का, डीएम के रूप में, मजिस्ट्रेट के रूप में, एक्सिक्यूटिव मजिस्ट्रेट के रूप में ये सब फंक्शन परफॉर्म करता है। समझ में आया? ये देखते हो कलेक्टर हमेशा कभी जेल उल का सर्विस इंस्पेक्शन करता है, कहीं थाना में आता है देखने के लिए, आते रहता है, कभी जेल का इंस्पेक्शन करता वगैरह वगैरह। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं डेवलपमेंट वाला फंक्शन। तो डेवलपमेंट वाला फंक्शन अब बहुत ज्यादा बदल गया है। ये फंक्शन वैसे स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले नहीं था, ये स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हुआ है, क्योंकि डेवलपमेंट का काम भारतीय प्रशासन में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जुड़ा है। ये दिस इज बेसिकली यू कैन से इट इज बेसिकली पोस्ट इंडिपेंडेंट फिनोमेना, और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद। और ये जो होता है डेवलपमेंट का मतलब केंद्रीय धुरी बन गया है, बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन सब राज्य में एक जैसे कहानी नहीं है, कुछ राज्य में अलग है, कुछ राज्य में अलग है। जैसे आप देखते हैं, जैसे बिहार हुआ, तमिलनाडु हुआ, राजस्थान हुआ, इसमें बहुत सारा इसको अधिकार दिया गया है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? यहाँ पर कलेक्टर जो होता है रेवेन्यू और डेवलपमेंट दोनों का प्रधान होता है। लेकिन वही आप चले जाइए गुजरात, महाराष्ट्र वगैरह में, तो आप देखें वहाँ कलेक्टर को डेवलपमेंट फंक्शन से मुक्ति दे दिया गया है। वहाँ वो केवल रेगुलेटरी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए होता है, और डेवलपमेंट का काम किसको दे दिया गया है? जिला परिषद को दे दिया गया है। तो जिला परिषद में कौन होता है? एक तो होता है जिला परिषद का अध्यक्ष, और उसको सहायता के लिए कौन होता है? जिला डेवलपमेंट ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर, सीईओ, डीडी, इसको आप कह सकते हो क्या कह रहे हैं, डीडीसी वगैरह होगा। यानी कलेक्टर से ये काम हटा लिया गया है गुजरात में, महाराष्ट्र में, जहां जहां पंचायती राज बहुत बेहतर काम कर रहे हो वहां। और बिहार हुआ, तमिलनाडु हुआ, वहां पर कलेक्टर ही वर्चुअली डेवलपमेंट फंक्शन को देखता है। क्लियर है? अब आप देखते हो कलेक्टर क्या होता है? अब एक ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ डीआरडीए। अब डीआरडीए भी खत्म ही हो गया, पहले डीआरडीए होता था, अब डीआरडीए को किसके अधीन कर दिया गया है? जिला परिषद के अधीन कर दिया गया है। समझ रहे हैं? पहले वो ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों को क्रियान्वयन करने के लिए, उस पर नजर रखने के लिए बनाया गया था डीआरडीए एजेंसी के रूप में। अब डीआरडीए का कोई फंक्शन नहीं रह गया, इसलिए क्योंकि 73वां 74वां संविधान संशोधन से जिला नियोजन समिति, महानगर नियोजन समिति वगैरह के आ जाने से, या फिर जिला परिषद के आगमन से अब इसका कोई ज्यादा जो रोल नहीं रह गया। फिर भी जब जो 73वां 74वां संविधान संशोधन के बाद जब बारी हुई कि इसको समाप्त करने का, तो सरकार इसको समाप्त नहीं की, वो अभी है। समझ रहे हैं? लेकिन अब कोई फंक्शन नहीं यूज करा गया, उसको जिला परिषद के साथ एडजस्ट कर दिया गया, उसी का सबऑर्डिनेट एजेंसी बना दिया गया। 73वां 74वां संविधान संशोधन से बहुत ज्यादा मतलब कलेक्टर का रोल बदला है, प्रभावित हुआ है, खास तौर पे, है कि नहीं? मतलब 73वां 74वां संविधान संशोधन के बाद जिला परिषद आ गया, मतलब इसका जो रोल डायरेक्ट होता था अभी इनडायरेक्ट हो गया। इसका रोल जो केंद्रीय भूमिका था थोड़ा कम हो गया। जैसे आप देखते होंगे आज के तारीख में फोटो निकलता है, फोटो देखिएगा निकलेगा तो उसमें सबसे पहले फोटो किस करेगा? जिला परिषद का अध्यक्ष, और उसके साथ फोटो रहेगा इसका डीडीसी का, तो जिला परिषद का अध्यक्ष का भी रहता है साथ साथ। ये इसलिए अब धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है, थोड़ा प्रभाव हुआ है। अब यहाँ देखते हैं इसके अलावा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन भी कलेक्टर के साथ ही होता है। कलेक्टर का जिला सामान्य प्रशासन बहुत सारा काम होता है, वो जैसे एमपी एमएलए का चुनाव होता है उसमें निर्वाचन अधिकारी के रूप में काम करता है। फिर जब हर 10 साल पर जनगणना कार्य उसको दिया जाता है। और फिर आप देखते हो कि शिष्टाचार संबंधी कार्य, जैसे जिला में कोई गणमान्य व्यक्ति आए तो उसका रख रखाव, सेवा इत्यादि काम।
फिर जनसंपर्क अधिकारी वाला काम, जनसंपर्क अधिकारी का मतलब क्या हुआ, मतलब प्रशासन के बारे में जानकारी जनता तक मांग दिया जाना, समझ रहे? प्रशासन का पक्ष, जनता का पक्ष प्रशासन तक, और प्रशासन का पक्ष जनता तक पहुंचाना। और फिर क्या आपदा के समय क्या करते हैं, ये संकट मोचक का काम करते हैं, है कि नहीं? फिर आप देखते हो जैसे हर जिला में जो होते हैं डिस्ट्रिक्ट एक्स, मतलब कह सकते हो लेवल 4 एक्स सर्विसमैन का वो होता है, तो अपना बॉडी होता है। एक सर्विस रिटायरमेंट जो होता है आर्मी लोग का, उन लोग का, तो उसका भी चेयरपर्सन कलेक्टर ही होता है। फिर यह सिविल अथॉरिटी और मिलिट्री अथॉरिटी और उनके सर्विसमैन के परिवार का भी संबंधित मामला को देखता है। नागरिक आपूर्ति मतलब बिजली, पानी, सड़क के अलावे भी जैसे गेहूँ, चावल, ये सब जो किसी का काला बाजारी ना होना चाहिए, जमाखोरी नहीं होना चाहिए, सब पर नजर रखता है। फिर सिविल डिफेंस में होता है जो आप देखते हो भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया वगैरह कामों में चलिए प्रशासन की अपेक्षा जरूरत है, तो वहां पर ये आता है सिविल। अब ये जो होता है से नागरिक और प्रशासन के बीच में क्या करता है, ये बफर स्टॉक का, बफर का काम करता है, संपर्क सूत्र का कार्य करता है। नागरिक की बात प्रशासन तक और प्रशासन की बात नागरिक तक पहुंचाने में जो होता है ना, कलेक्टर कहीं भी चले जाइए आप कलेक्टर से मिल सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, कलेक्टर मदद भी बहुत करता है। बहुत लोग ने बहुत सारा कलेक्टर के बारे में बोला कि हमको ये हेल्प किया, वो हेल्प किया, हमें मतलब उसका गेट हमेशा खुला रहता है, इसलिए उसको माए बाप कहते थे लोग, उसको सरकार कहते थे। कलेक्टर को इसलिए लोग अभी भी देखते हो कि लोग डीएम अंकल का हमेशा लोग ढूंढते रहते हैं। जब पटना में सर्दी ज्यादा बढ़ जाता है तो कलेक्टर को खोजते रहता है कि नहीं, डीएम अंकल छुट्टी बढ़ाएंगे, गर्मी बढ़ गया हो, ठंडा बढ़ गया हो, तो डीएम अंकल छुट्टी बढ़ाते बढ़ाते रहते हैं, है कि नहीं? बचपन लोग का बड़ा एक्सपेक्ट करता है डीएम से, है कि नहीं? तो कलेक्टर बड़ा यस सर। इम्पोर्टेंट है। ये बहुत देखिए देखिए बहुत देखिए रेमसे मेयर का स्टेटमेंट बड़ा सही है। रेमसे मेयर क्या कहता है, नहीं ये रेमसे मैकडोनाल्ड ये कहता है बहुत इंपॉर्टेंट, कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है ना एक कछुआ के भांति है, जिसके पीछे क्या होता है, भारत सरकार, वो तो ब्रिटिश काल का स्टेटमेंट है, तो भारत सरकार का हाथी का बोझ होता है, पूरा लोड उसी पर डाल देता है लोग, है कि नहीं? और जितना जिला कलेक्टर के बारे में देखिए, सवेरे ऑफिस कितने बजे जाएगा, कितने बजे लौटेगा, कोई रूटीन फूटीन नहीं होता है उसका, है कि नहीं? मतलब ओवर बर्डन पर्सन है जिला में, है कि नहीं? हमेशा तबाही रहता है। मेरा क्या कहीं किताब उताब में पढ़ रहा था कि मतलब वो रात में आया, नींद का गोली खाया और सो गया, फिर सवेरे उठा और निकल गया, है कि नहीं? 24 मल्टीप्लाइड बाय 7 का ड्यूटी रहता है उसका, है कि नहीं? एक बार मैं फ़िल्म देख रहा था, कौन फ़िल्म था? तो हाँ, वो जिम कॉर्बेट पे, जिम कॉर्बेट है ना, पार पा फॉरेस्ट है, जिम कॉर्बेट वाला नहीं पार्क है, तो उसी में जिम कॉर्बेट वर्चुअली जो फॉरेस्ट है या जो पार्क बनाया गया है, एक शिकारी के नाम पे बनाया गया है। तो उसमें दिखलाया यही था फ़िल्म में कि जिम को मतलब बाघ बहुत उस इलाका में, नरभक्षी बाघ बहुत लोग को मार रहा था। तो उसका देखभाल कर उसको बचाने के लिए, उसको मारने के लिए ब्रिटेन से बुलाया गया था जिम कॉर्बेट को। और मैं फ़िल्म में दिखलाया था कि रात में मचान और कलेक्टर और जिम कॉर्बेट बैठ के इंतज़ार करते हैं कब बाघ आवे उसको मारे। समझ रहे? आज के तारीख में कितना कलेक्टर है रात में जाके बैठेगा और मतलब जंगल झाड़ में घूमेगा। पहले कलेक्टर सुनते थे कि रात में जाता था, जिला में रहता था। बिहार में नीतीश कुमार शुरू किए, एक आध दिन हुआ उसका सब खत्म। उन्होंने बोल दिया हर कलेक्टर को सप्ताह महीना में 2-3 दिन गांव में बिताना है, आप रात गांव में ही बिताएंगे और लोगों से बात करेंगे, उसकी समस्या को देखेंगे, दिस दैट। 1-2 दिन एक आध बार हुआ फिर खत्म हो गया। लेकिन अंग्रेज के काल में ये कंटिन्यू होता था, इसलिए वो लोग रात में जाते जनता से मिलते थे, उनकी समस्या का समाधान ढूंढते थे। माने पेन वाज माइटर देन, कहते थे ना, क्या कहते हैं, टेंट वाज माइटर देन पेन। टेंट मतलब जो टेंट लगता था जिसमें कलेक्टर रहता था, वाज माइटर देन पेन, मतलब वो ज्यादा ताकतवर होता था लोग से मिलना, उसकी समस्याओं का समाधान करना वगैरह वगैरह। लॉर्ड वोवेल भी कहता है कि जो
अंग्रेज तो चले गए, लेकिन अंग्रेज को लोग आज भी याद रखता है किसके रूप में, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऑफिस के रूप में जो उसने आदर्श छोड़ के गया, मूल्य छोड़ के गया है, जो व्यवस्था छोड़ के गया, लोग उसको आज भी याद रखता है कि नहीं? आज भी देख लो, मतलब जिला आज भी सबसे इम्पोर्टेंट इकाई है और जिला कलेक्टर सबसे इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन आज भी, मतलब कह सकते हो कि प्रशासन में जितना मौका जनता का सेवा करने का, जनता का हितों को एड्रेस करने का कलेक्टर के पास मिलता और किसी पद पर मतलब फिलहाल मतलब जिला स्तर पर नहीं मिलता, इसलिए है तो ये पद बहुत इम्पोर्टेंट। हालांकि 73वां 74वां संविधान संशोधन हुआ या फिर कोऑपरेटिव को पंचायती संवैधानिक दर्जा मिला, हुआ सबसे कुछ प्रभावित जरूर हुआ, एलपीजी से प्रभावित हुआ, लेकिन इन जनरल आज भी जिला कलेक्टर का पद जो है बड़ा इम्पोर्टेंट है और बहुत संभावनापूर्ण माना जाता है। मैं यहीं पर क्लास कंक्लूड करूंगा और आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि कल जो है ना आप लोग कुछ क्वेश्चंस राज्य प्रशासन का और जिला प्रशासन का लेकर आइएगा, तो डिस्कस करेंगे यूपीएससी वाला, ठीक है ना? और फिर हम लोग देखेंगे अर्बन बॉडी में, देखेंगे लोकल बॉडी, देखेंगे पंचायती राज वगैरह देखेंगे, ठीक है? हेलो, ओके सर। यस सर, ठीक ओके सर। ठीक है।